वेलकम टू स्टडी क्लासेस। अपने मैथमेटिक्स के इस सेशन में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकलन की चर्चा करेंगे। समाकलन आप पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन का एक पार्ट है डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में सीमाएं दी जाती हैं और एक निम्न सीमा होती है, एक उच्च सीमा होती है और निम्न सीमा से उच्च सीमा तक हमको समाकलन करना होता है। अगर कोई इंटीग्रल लिखा हुआ है f(x) dx, ये एक फंक्शन है f(x) और उसका हमको समाकलन करना है a से b तक, और ये माने कि f(x) का समाकलन f(x) होता है, तो हम इसका जो उत्तर हमारा आएगा वो fb माइनस fa आएगा। जबकि b क्या है और a क्या है? a है निम्न सीमा, लोअर लिमिट, और b क्या है? उच्च सीमा यानी अपर लिमिट। तो जब हम समाकलन उच्च सीमा से निम्न सीमा को कर देते हैं तो पहले हम उच्च सीमा रखते हैं और फिर उसके बाद निम्न सीमा रख देते हैं। तो इस प्रकार से हमको जो समाकलन प्राप्त होता है, जो मान प्राप्त होता है, वो इसका समाकलन कहलाता है। यानी a से b f(x) dx का समाकलन हो जाएगा fb माइनस fa। एक महत्वपूर्ण बात है कि निश्चित समाकलन में कहीं कोई कांस्टेंट राशि नहीं जुड़ती है, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं ऐड की जाती है। अगर हम यहाँ पर प्लस c करें भी, जो एक कांस्टेंट है, तो वो c यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होगा, फिर वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम समाकलन करते हैं, अगर वो निश्चित समाकलन है तो निश्चित समाकलन में कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं ऐड की जाती है। यानी ये निश्चित समाकलन है, माने इसका मान जो भी होगा वो हमको निश्चित मान प्राप्त होगा। जैसे x का समाकलन है 1 से 5 तक, तो x का समाकलन आप जानते हैं x² 2 होता है, 1 से 5 तक है, तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, और बाकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले ऊपर वाली संख्या और माइनस नीचे वाली संख्या, तो 1/2 और 25 माइनस 1 यानी 24/2 यानी 12। तो इस प्रकार से हम समाकलन कर सकते हैं और कई तरीके के सवाल हो सकते हैं। अगर आपको समाकलन आता है तो आप निश्चित रूप से डेफिनेट इंटीग्रल भी कर लेंगे, क्योंकि समाकलन की ही जरूरत है, बिना समाकलन के नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम एक सवाल देखें, 0 से π/4 tan स्क्वायर x dx, इसका मान हमको ज्ञात करना है। 0 से π/4 tan स्क्वायर x dx, क्योंकि tan स्क्वायर x का इंटीग्रल आपको नहीं पता है, लेकिन sec स्क्वायर x -1 लिख सकते हैं इसको। और अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है tan x और लिमिट 0 से π/4, और -1 का इंटीग्रल होता है x 0 से π/4। अब यहाँ जब हम लिमिट पुट करेंगे तो आएगा tan π/4 माइनस tan 0 माइनस π/4 माइनस 0, ये 1 हो गया। tan 0 माने 0 माइनस π/4 और ये -0, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 1 माइनस π/4। तो इस प्रकार से हम इसका समाकलन कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हो सकता है, इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है, 0 से a 1/a² प्लस x², इसका समाकलन आपको करना है। तो 0 से a 1/a² प्लस x², इसका आप सूत्र जानते हैं, 1/a tan इनवर्स x/a, और 0 से a, तो 1/a, और यहाँ हम पुट करेंगे तो a/a माइनस tan इनवर्स 0, और a/a को हम लिखते हैं 1, यानी हो जाएगा 1/a tan इनवर्स 1 माइनस 0। tan इनवर्स 0 0 का मान है,
और tan इनवर्स 1 माने पाई बाई 4, तो पाई बाई 4a। ये आपका जो डेफिनेट इंटीग्रल हुआ। डेफिनेट इंटीग्रल में हमको सीमा दी होती है कि यहाँ से यहाँ तक समाकलन करना है, तो इस प्रकार से हम इसका समाकलन कर सकते हैं। और ये हमारा पाई बाई 4a स्क्वायर, सॉरी पाई बाई 4a उत्तर हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा हो जाता है। और अब इसमें बात आती है कुछ ऐसे सवालों की जहाँ पर प्रतिस्थापन करके हमको निश्चित समाकलन ज्ञात करना होता है। तो प्रतिस्थापन की विधि का प्रयोग करके निश्चित समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी चर्चा हम करते हैं। जैसे एक प्रश्न है, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 और साइन cos 2x, 0 से पाई बाई 4 साइन ऑफ cos 2x अपॉन कोसेक 2x dx, और इसका समाकलन हमको करना है। लिमिट है हमारे पास 0 से पाई बाई 4। तो इसका समाकलन कैसे करेंगे? कोसेक 2x नीचे लिखा है और कोसेक 2x को हम ऊपर ले जाएंगे तो साइन 2x हो जाएगा। यानी ये लिखा है 0 से पाई बाई 4 साइन 2x साइन ऑफ cos 2x dx। यहाँ अगर आप देखें कि हम cos 2x को t पुट कर दें तो डिफरेंशियल करेंगे, cos 2x का माइनस साइन 2x और 2x का 2 और dx बराबर हमारा हो जाएगा साइन 2x dx बराबर dt बाई 2। तो ये हमारा सवाल बनेगा साइन 2x dx बराबर dt बाई 2, और ये हो गया साइन t dt, यानी -1/2 साइन t dt। अब समस्या यहाँ ये आती है कि ये लिमिट हमारी x में दी हुई है और हमारा फलन यहाँ पर t में है। जब लिमिट x में थी यहाँ dx था, जब dt है माने t में फलन है, तो हमारी लिमिट भी t में होनी चाहिए। और यहाँ से हमको मान प्राप्त करना पड़ेगा। x बराबर 0 पर t क्या होगा? cos 0, और cos 0 का मान 1, और x बराबर पाई बाई 4 पर t क्या होगा? cos पाई बाई 2 यानी 0। यानी हमारी लिमिट ये हो जाएगी 1 से 0। 0 से पाई बाई 4 था, यहाँ लिमिट हो गई 1 से 0, और साइन t का इंटीग्रल होता है माइनस cos t 1 से 0। और जब आप लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 cos 0 की वैल्यू, यहाँ लिमिट हमारी 1 से 0 हो गई, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 1 वैसे ही लिखा रह जाएगा। यानी आपका उत्तर हो जाएगा 1 माइनस cos 1/2। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। इस दृष्टिकोण से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि हम t की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पर लिमिट चेंज हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फंक्शन जिस चर में होगा, हमारा जो इंटीग्रल जिस वेरिएबल में होगा, हमारी जो लिमिट है वो भी उसी वेरिएबल में होनी चाहिए, अन्यथा जो लिमिट है वो लगाने में प्रॉब्लम होगी। अगला एक प्रश्न है 2013 में पूछा भी गया है। 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा, और या साइन 2 थीटा लिख लीजिए, साइन 2 थीटा अपान साइन पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा डी थीटा। साइन 2 थीटा डी थीटा अपान साइन पावर 4 थीटा cos पावर 4 थीटा, और 0 से पाई बाई 4
ये हमको लिमिट दी हुई है, एक इंटीग्रल है और इसका मान हमको ज्ञात करना है। इस प्रश्न को हम इस तरीके से कर सकते हैं, sin 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos अपान sin पावर 4 थीटा cos पावर 4 थीटा से भाग देते हैं। तो जब cos पावर 4 थीटा से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 2 tan थीटा इंटू sec स्क्वायर, कैसे अपान में cos पावर 4 आएगा ये और cos क्यूब बचेगा, cos क्यूब में एक cos इसके साथ मिलकर tan हो जाएगा और cos स्क्वायर बचा वो 1 अपान cos स्क्वायर माने sec स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो गया +1, तो आपके पास 0 to π/4 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा अपान tan स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर +1 डी। अब हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा को हम टी पुट कर रहे हैं, यहाँ पुट कर रहे हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू टी, इंटीग्रल डिफरेंशियल करेंगे 2 tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर डी। हमारे पास ये क्या बन जाएगा dt अपान टी स्क्वायर +1। लिमिट रखिए, जब 0 रखेंगे तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है माने लिमिट 0, और जब π/4 रखेंगे तो tan स्क्वायर π/4 यानी 1 होता है, तो आपकी लिमिट हो जाएगी 1। और अब ये फार्मूला है tan इनवर्स t का 0 to 1, और इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, और ये हो गया π/4 माइनस 0, यानी आपका जो आंसर है वो π/4। 2013 में ये प्रश्न पूछा भी गया है, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, 0 से 1 इंटीग्रल ज्ञात करना है और लिमिट दी हुई है 0 से 1 x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब हम यहाँ पर एक तरीका तो है कि एक्स स्क्वायर को हम टी पुट करके और इसका परमेयीकरण करके हर का, फिर हम इसका इंटीग्रल कर सकते हैं। दूसरा एक आसान तरीका हो सकता है, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos 2 थीटा, तो 2x dx इक्वल टू sin 2 थीटा cos 2 थीटा का अवकलन माइनस sin 2 थीटा और sin 2 थीटा का cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा और 2 थीटा का 2 और d थीटा। हम लिख सकते हैं x dx इक्वल टू माइनस sin 2 थीटा d। हमारा ये हो जाएगा माइनस x dx मिलके sin 2 थीटा d और अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 1 प्लस cos 2 थीटा। अब लिमिट की बात होती है, जब 0 रखेंगे तो cos 2 थीटा बराबर 0 और 0 cos π/2 का मान है, यानी 2 थीटा बराबर π/2 यानी थीटा बराबर π/4। और जब यहाँ 1 रखेंगे तो cos 2 थीटा इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आएगा, और 1 किसकी वैल्यू है cos 0 की, 2 थीटा 0 यानी थीटा इक्वल टू 0। लिमिट हो गई π/4 टू 0 माइनस π/4 से 0, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, यानी 2 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको 1 प्लस cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, तो आपका ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा और sin 2 थीटा डी।
अब हमारे पास ये माइनस π/4 से 0 तक ये tan थीटा, ये 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। अब हम इसको लिख सकते हैं, अगर साइन cos में बदल लें तो ये हमारा हो जाएगा माइनस π/4 से 0 तक और साइन थीटा अपान cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा और d, और cos थीटा कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा इंटीग्रल माइनस π/4 से 0 तक 2 sin स्क्वायर थीटा d। अब 2 sin स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस cos 2 थीटा लिख सकते हैं, π/4 से 0 तक और 1 माइनस cos 2 थीटा d। और अब आप समाकलन कर सकते हैं, 1 का समाकलन थीटा और माइनस cos 2 थीटा का करेंगे तो sin 2 थीटा अपान 2 π/4 से 0 तक अपान 2 कैसे आया सब लोग जानते हैं, 2 थीटा को हमको t पुट करना पड़ेगा तो अपान 2 भी आएगा। और अब आप लिमिट, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ये दो अलग अलग पद हैं तो लिमिट रखने में दिक्कत हो जाती है। हम दोनों की लिमिट अलग अलग पुट करेंगे, अलग अलग पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ रखेंगे 0 माइनस π/4 और यहाँ 1/2 कॉमन, साइन 0 माइनस साइन π/2, π/4 था π/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 साइन 0 माने 0 और ये साइन π/2 मीन्स 1, यानी ये हम माइनस अंदर ले जाते हैं तो π/4 माइनस 1/2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है 0 से 1 x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और आपका जो आंसर होता है इसका π/4 माइनस 1/2। इसके 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, 0 से 1 दिया है, 0 से 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स dx, ये भी एक सवाल बन सकता है, 0 से 1 x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये भी एक सवाल बन सकता है। और ये सब सवाल इसी तरीके से लगेंगे और सब इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, परीक्षा के लिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 0 से π/2 1 अपान 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा d। 0 से π/2 cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, नीचे 4 प्लस 9 tan स्क्वायर। कैसे, जब हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 9 साइन स्क्वायर अपान cos स्क्वायर यानी tan स्क्वायर और 1 अपान cos स्क्वायर माने sec स्क्वायर। अब हम इसको इतना भी लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा 2 स्क्वायर 3 tan थीटा होल स्क्वायर। हम 3 tan थीटा को p पुट कर देंगे तो आपका हो जाएगा 3 sec स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल टू dt, यानी sec स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल टू dt/3। 0 जब हम यहाँ रखेंगे तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है तो हमारा ये 0 हो जाएगा। π/2 जब रखेंगे तो tan π/2 मीन्स इन्फिनिटी होता है और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा तो यानी इन्फिनिटी हो जाएगा। ऊपर हो गया dt अपान 3 और ये 2 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, और इसका फार्मूला होता है 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a, और लिमिट आपकी हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी 1 अपान 6 tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स इन्फिनिटी मीन्स π/2 माइनस 0, तो आपका जो आंसर हो जाएगा π/2 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी π/12। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से
ये एक प्रश्न है। यहाँ पर कभी कभी जो 4 और 9 लिखा हुआ है, इस 4 और 9 के स्थान पर कभी कभी ए और बी लिखकर सवाल पूछ लिया जाता है। तो अगर ए और बी लिखकर सवाल पूछा गया है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, वहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ना है। ये 4 और 9 लिखा था तो यहाँ 12 आया है। तो जब ए और बी लिखा होगा, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिखा होगा, ये 12 का मतलब हुआ कि इतना लिखा है। तो जब ए और बी लिखा होगा तो इतना हो जाएगा 2ab, यानी पाई अपान 2ab आ जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। एक प्रश्न है, हम आंशिक भिन्न की चर्चा कर चुके हैं, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। I = 1 to 2 इंटीग्रल है 1 से 2 तक x अपान x + 1 और x + 2 dx। तो इसकी आंशिक भिन्न करना आप जानते हैं, a अपान x + 1 धन b अपान x + 2, यानी इसकी आंशिक भिन्न जब आप करेंगे x अपान x + 1 और x + 2, तो आपकी आंशिक भिन्न आ जाएगी -1/x + 1 और +2 अपान x + 2। आप ऐसे नहीं करेंगे, आप a/x + 1 धन b/x + 2 मानकर करेंगे, जैसे करते आए हैं। हमने यहाँ कर दिया है। थोड़ा सा अगर आप करना चाहें, यहाँ हर बराबर करेंगे तो इतने आएगा -x - 2 + 2x + 2, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2x - x यानी x आएगा। अब आप इसका समाकलन आसानी से कर सकते हैं। 1/x + 1 dx और 1 से 2 तक प्लस 2/x + 2 dx और 1 से 2। अब इनका इंटीग्रल आसान है। log x + 1 लिमिट हो गई 1 से 2 तक, प्लस 2 log x + 2 लिमिट हो गई 1 से 2। लिमिट पुट कर दीजिए, log 2 + 1 माइनस log 1 + 1 प्लस 2 log 2 + 2 माइनस log 1 + 2। और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा log 3/2, log 3 माइनस log 2 माने log 3/2, और ये हो गया 2 log 4/3। इसको हम लिख सकते हैं log 16/9, ये 2 ऊपर चला जाएगा और गुणे 2/3, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 32/27। ये 2/3 कैसे हुआ? log 3/2 लिखा है, log a माइनस log b को हम लिख सकते हैं log a/b। तो जब a/b लिखेंगे तो ये 3/2 की जगह 2/3 हो जाएगा और हमारा उत्तर log 32/27 हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, लिमिट दी है 4 से 9 तक √x, 4 से 9 तक √x अपान 30 - x की घात 3/2 और पूरे का स्क्वायर लिखा हुआ है और dx। आपको पता है कि x की घात 3/2 का जो अवकलन है वो √x होगा। घात सामने एक घात कम करेंगे तो 30 - x की घात 3/2 को 3 तो 0 हो गया। 3/2 dx बराबर 0, यानी √x dx बराबर आपका -2/3 dt। आपका ये सवाल बनेगा 2/3 dt और 1/t²। अब यहाँ बात आती है लिमिट। x = 4 पर अगर आप t निकालेंगे तो 30 - 4 की घात 3/2, 30 - 4 × 2 यानी 30 - 8 यानी 22। तो आपकी ये जो लोअर लिमिट हो जाती है ये आपकी
22 हो जाएगी। और इसी प्रकार से 4 की घात 3/2 करेंगे तो 8 आएगा, 30 माइनस 8। और जब x बराबर 9 की बात करेंगे, ठीक आएगा 30 माइनस 9 की घात 3, 30 माइनस 27, तो आपकी लिमिट हो जाएगी 22 से 3 तक, -2/3। और t की घात -2 का समाकलन होता है t की घात -2 + 1 अपान -2 + 1, यानी t की घात -1/-1। और 22 से 3 तक, अब ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और 1/t, और लिमिट हो गई 22 से 3, तो 2/3, 1/3 माइनस 1/22, 2/3, 22 माइनस 3/66, एलसीएम इसका 66 हो जाएगा। और ये 2 से कट भी जाएगा 33, तो 33 × 99 और ऊपर बचा 19, यानी आपका जो उत्तर है वो 19/99 ये उत्तर हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट सवाल हो सकता है। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम लिमिट ना बदलें तो भी ये सवाल हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम ये लिमिट छोड़ देते हैं। जैसे आप इंटीग्रल, आपको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ाया गया है, तो प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन आप लगा डालते हैं पूरा, और जब पूरा सवाल लगा लेंगे तो इसका उत्तर आपका आएगा 1/3, 2/3 तो रहेगा ही, -2/3 यानी माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी आपका उत्तर आएगा 2/3t। और t क्या है, 30 माइनस x की घात 3/2, यानी आपका उत्तर आएगा 2/3 और 30 माइनस x की घात 3/2। और लिमिट चूंकि हमने नहीं बदली थी, तो अब आपकी लिमिट 4 से 9 हो जाएगी। अब जब आप इसको पुट करेंगे तो 2/3 बाहर, 1/30 माइनस 27, 9 की घात 3/2 माने 27, माइनस 1/30 माइनस 4 की घात 3/2 माने 8। तो फिर तो यही होगा 2/3, 1/3 माइनस 1/22, और फिर आप सॉल्व करेंगे तो 19/99। ये कैसे आया, जब आप ये काम नहीं करते हैं, लिमिट चेंज नहीं करते। लिमिट चेंज नहीं करेंगे तो आपका सब कुछ यही रहेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि तब आप लिमिट नहीं लगाएंगे, तब आप इसका मान निकालेंगे, बिना लिमिट के सवाल को हल कर लेंगे। और प्रश्न जब आपका आंसर आ जाएगा, फलन में रखकर x में फलन को कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे आप समाकलन करते थे, और करने के बाद फिर यही लिमिट हम पुट कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा ठीक ये है, इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है, हमसे गलती ये होती है कि हम सवाल पूरा लगा लेते हैं और आंसर हमारा t में आया, हम t की वैल्यू नहीं रखते हैं और यही लिमिट उठा के t में पुट करते हैं। तो जब हम यही लिमिट t में पुट करते हैं तो फिर हमारा उत्तर गलत हो जाता है, जो हमारा आंसर आना चाहिए वो नहीं आता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। हमारे हिसाब से आप ऐसे ही करें तो ये आपके लिए सुविधाजनक होगा, आसान होगा। ये बात हुई निश्चित समाकलन की, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसकी चर्चा की गई, कुछ महत्वपूर्ण सवालों की चर्चा की गई। हम अगले लेक्चर में निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे। 8 नंबर का एक सवाल आपकी परीक्षा में निश्चित आता है। निश्चित समाकलन के जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, उनका प्रयोग करके हम निश्चित समाकलन के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, इसकी चर्चा हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनकी चर्चा भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। जो भी ग्रुप हैं आपके, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या जहाँ भी आप सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, वहाँ पर अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ, शेयर करें। धन्यवाद।